तो चलिए नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ेंगे निबंध के बारे में। जो बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का निबंध पूछता है, चाहे वह कोई भी टॉपिक हो, ठीक है, 10 नंबर का निश्चित रहता है। आज हम सीखेंगे निबंध में कैसे निबंध लिखा जाता है और निबंध लिखने के तत्पश्चात हम जो है ना कौन कौन सी बातों पर ध्यान रखना पड़ता है जिससे हम अच्छा से अच्छा नंबर को प्राप्त कर सकें। तो निबंध के बारे में आज हम सीखेंगे। सबसे बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, निबंध लिखने के लिए पहले जिस टॉपिक के बारे में हमको निबंध लिखना है उसके बारे में विशेष जानकारी होना चाहिए और तभी हम अच्छा से निबंध लिख सकते हैं। निबंध लिखते समय हमें जो है ना एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। उसमें निबंध लिखते समय देखना चाहिए कि उसमें जो बिंदु दिया गया है उसी बिंदु के आधार पर हमें जो है ना निबंध लिखना है। जैसे कि उसमें दिया रहता है भूमिका या परिचय, ठीक है ना, भूमिका या परिचय दिया रहेगा या वर्णन दिया रहेगा या उसके प्रकार दिया रहेगा और अंत में उपसंहार दिया रहेगा जिसे निष्कर्ष कहा गया है। तो इन सभी बिंदुओं पर हमें निबंध लिखना पड़ता है और पैराग्राफ पर ध्यान देना पड़ता है, तब जाकर हम अच्छा से अच्छा नंबर गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। चलिए तो आज हम सीखेंगे कैसे निबंध को लिखा जाए ताकि अच्छा से अच्छा मार्क्स आए। प्रदूषण के बारे में हम देखेंगे कि प्रदूषण पर कैसे निबंध लिखें। तो प्रदूषण के बारे में पहले हम लिखेंगे कि प्रदूषण होता क्या है, कैसे प्रदूषण फैलता है, ठीक है ना। इसका परिचय या जिसको हम भूमिका कहते हैं, पहले हम परिचय देंगे प्रदूषण के बारे में। प्रदूषण क्या है? पर्यावरण में बेकार या अवांछनीय पदार्थों के फैल जाने से प्रदूषण फैलता है, ठीक है। प्रदूषण से तरह तरह की बीमारियां होती है, जिससे पर्यावरण जब प्रदूषित हो जाता है तब मानव को तरह तरह की परेशानी, तरह तरह की बीमारियां पर्यावरण में उत्पन्न होने लगती है। प्रदूषण के बारे में हम भूमिका या परिचय देते हैं। भूमिका या परिचय देने के बाद हम लिखेंगे कि प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा प्रदूषण होता है। तो प्रदूषण मुख्यतः जो है ना 4 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? जल प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है और एक और प्रदूषण होता है जो अन्य प्रकार में आएगा, जो होता है पर्यावरण में फैल रहे जो अल्फा बीटा गामा जो किरणें हैं, जो अदृश्य किरणें हैं, इससे भी पर्यावरण में प्रदूषण संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है। प्रदूषण के प्रकार देने के बाद हम इसके बारे में विस्तार से लिखेंगे। जैसे कि हमको प्रदूषण पर लिखना था तो प्रदूषण के बारे में पहले क्या करेंगे? परिचय देंगे। प्रदूषण के बारे में जब मेरा परिचय कंप्लीट हो जाएगा, परिचय मेरा जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद पैराग्राफ छोड़ेंगे। पैराग्राफ छोड़ करके फिर क्या लिखेंगे? प्रकार लिखेंगे। परिचय खत्म होने के बाद प्रकार लिखेंगे और प्रकार में जो जो मेरा बिंदु दिया गया है, जैसे कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ठीक है ना, इन सब के बारे में लिखेंगे। जल प्रदूषण कैसे होता है? तो पर्यावरण में जब स्थित नदियाँ, तालाब, बड़े बड़े फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो गंदी जो जल है उसको जब नालों के माध्यम से जलों में प्रवाहित कर दिया जाता है, इससे भी जल प्रदूषित होता है, ठीक है। या जल में कूड़ा करकट डाला जाता है जिससे जल प्रदूषित होता है। या जब कोई किसान अपने खेतों में तरह तरह के रसायनों का छिड़काव करता है और उर्वरकों का छिड़काव करने के तत्पश्चात उससे बारिश होने के बाद जो जल बारिश का जो जल होता है वो बहा करके नदियों या तालाबों में उसके रसायनों को ले जाता है, जिससे उसमें जल में उपस्थित जितने भी छोटे छोटे जीव होते हैं उससे प्रभावित होते हैं और इससे क्या होता है? जल प्रदूषित होता है। अतः जल प्रदूषित होने से हमें बचाना चाहिए और जो ना जल की हमें रक्षा करनी चाहिए। अगला आता है आपको वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण कैसे होता है? वायु प्रदूषण के बारे में हमको लिखना है
कौन कौन से कारण जिसके कारण हमारा वायु प्रदूषित हो रहा है, किस प्रकार वायु प्रदूषण को बचाया जा सकता है, ठीक है ना। इन सब पॉइंट को लिखना होता है। प्रदूषण के प्रकार जो वायु प्रदूषण है, कहेंगे कि पर्यावरण में जो छोटे छोटे उद्योग धंधे जो चलाए जाते हैं उनसे निकलने वाला जो धुआं है उससे वायु प्रदूषित होता है, या कुछ वाहन हैं जिनसे धुआं ज़्यादा निकलता है और उन वाहनों को हमें बंद कर देना चाहिए, उस पर रोक लगाना चाहिए। और उनसे निकलने वाले जो विषैले जो धुएं होते हैं जिनसे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है। उसके बाद आपका आता है मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण क्या है? मृदा प्रदूषण में होता है कि किसान जब अपने खेतों में अधिक मात्रा में जो ना उर्वरक का प्रयोग करता है, जिससे नतीजा क्या निकलता है, मिट्टी खाद पर आश्रित हो जाती है। मिट्टी धीरे धीरे खाद पर जब आश्रित हो जाती है, उसका जो है ना अपना जो क्षमता है वह क्षीण होने लगता है, जिसके कारण मिट्टी जो है ना बंजर हो जाता है और उसका जो है ना क्षमता खत्म हो जाता है, अर्थात वह मिट्टी ऊसर मिट्टी हो जाती है। वहाँ बीज डालने के बाद भी वहाँ पर बीज नहीं जम पाता है। इस तरह समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। अतः किसानों को चाहिए कि अपने मिट्टी का उचित जांच पड़ताल करा करके ही अपने खेतों में क्या करे, खाद का प्रयोग करे, जिससे मृदा प्रदूषित होने से बचा जा सकता है। और इस प्रकार हमें मृदा प्रदूषण से बचना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण क्या है? जब हम किसी जो है ना पर्व त्योहार या पार्टी या कोई मांगलिक अवसरों पर बड़ा बड़ा साउंड बजाते हैं, ठीक है ना, या डीजे का प्रयोग करते हैं, इससे हमारा जो है ना पर्यावरण में एक कंपन उत्पन्न होने लगता है, जो ध्वनि प्रदूषण के रूप में सामने प्रकट होता है। ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए ही नहीं सभी प्राणियों के लिए बहुत ही घातक है, जिससे हृदय संबंधी अनेक समस्या उत्पन्न होने लगती है। और जिससे कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अधिक साउंड का प्रयोग करने से जो बीमार व्यक्ति है उनका दिल का दौरा पड़ता है और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए बहुत ही घातक प्रदूषण है। इस प्रकार एक और प्रदूषण आता है जो अल्फा बीटा और गामा किरणों से निकलने वाली जो अदृश्य किरणें हैं, इनसे भी पर्यावरण प्रदूषित होता है। और इस प्रकार हमने इन चारों प्रदूषण के बारे में कुछ बिंदुओं को देखा और ये था उनका प्रकार के साथ हमने वर्णन भी किया। अब है इससे हानियाँ क्या होती है? प्रदूषण से हानि ही हानि है। प्रदूषण से तरह तरह की बीमारियाँ फैलती है और जो है ना तरह तरह के रोगों का पर्यावरण में आगमन हो जाता है, जिससे मानव जन को बहुत हानि पहुंचता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष निकलता है, इसका उपसंहार क्या है, कैसे इससे प्रदूषण से बचा जा सकता है? मानव जब अपना जो है ना कोई चालाकी करे, उससे जो है ना प्रदूषण कोई ऐसा उपाय निकाले जिसके तहत प्रदूषण को कम किया जा सके, चाहे वो जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, मृदा प्रदूषण हो, या अल्फा बीटा गामा जो किरणें हैं, जो अदृश्य किरणें हैं, इन सब पर जो है ना किसी तरह रोक लगाया जा सके। इससे हमको ना क्या प्रदूषण से बचा जा सकता है। इस तरह हम प्रदूषण के बारे में लिख करके ना अच्छे से अच्छे नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। एक बात को हमको ध्यान रखना है कि सब में क्या करना है, जो पॉइंट दिया गया है उसी आधार पर हमें क्या करना है, पैराग्राफ छोड़ते जाना है। इस तरह हम प्रदूषण पर लिख सकते हैं। वैसे ही है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के बारे में ही वैसे ही लिखते जाना है कि वर्षा ऋतु के बारे में थोड़ा बहुत हम जानेंगे। वर्षा ऋतु क्या है कि वर्षा ऋतु ऋतुओं का राजा ऋतुओं की रानी कही जाती है वर्षा को, जबकि ऋतुओं का राजा बसंत ऋतु को कहा जाता है। वर्षा ऋतुओं की रानी है। इसका जो है ना वर्षा ऋतु का प्रारंभ जून के प्रथम सप्ताह में प्रारंभ हो जाता है और सितंबर के मध्य तक यह वर्षा ऋतु रहती है। इसमें वर्षा जो है ना किसानों के लिए एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, उनके जीवन में खुशी का माहौल आ जाता है जब वर्षा होती है। वर्षा पर ही किसान के सारे फसल
का उत्पादन टिका होता है। अगर वर्षा नहीं हो तो किसान का जो है ना फसल सही ढंग से उत्पादन नहीं हो पाता है, और वर्षा नहीं हो तो सूखा पड़ जाती है, और यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं, लता, ये सब जो है ना सूख जाते हैं वर्षा के अभाव में। अतः वर्षा वर्षा जो है ना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसमें वर्षा ऋतु के बारे में हम देखेंगे कि वर्णन करना है। वर्षा ऋतु के आगमन से क्या होता है कि वर्षा ऋतु के आगमन होते ही क्या होता है, वर्षा होते ही छोटे छोटे जो बच्चे हैं वे लोग वर्षा के फर्स्ट जो फुहार जब पड़ने लगता है उसमें वो खुशी से उमंग नाच उठते हैं, और आकाश में बादलों को देख करके मोर मंडराने लगता है, नाचने लगता है। वर्षा ऋतु कहीं कहीं क्या लाभ भी देती है तो कहीं हानि पहुंचाती है। वर्षा जो है ना, कहीं वर्षा से बहुत सारे लाभ होते हैं तो अधिक वर्षा होने के कारण हानि भी होती है। वर्षा से लाभ क्या होता है, वर्षा अगर समय समय पर हो तो अच्छी जो है ना खेतों की पैदावार अच्छी होती है, अच्छे फसल होते हैं, ठीक है। और इसे चारों तरफ हरियाली हरियाली छाई रहती है, जिससे हमारा पर्यावरण भी क्या होता है, संतुलित रहता है। वर्षा जो है पर्यावरण को संतुलित रखने का काम करता है। वैसे जो सूखे पत्ते होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं जो सूख रहे होते हैं, वर्षा होने के बाद फिर से उनमें एक नई जान आ जाती है, फिर से वे हरे भरे हो जाते हैं। हानि क्या है, वर्षा ऋतु से बहुत सारी हानियाँ भी हैं। वर्षा ऋतु में अगर वर्षा काफ़ी अधिक हो तो क्या होता है, बाढ़ आने की संभावना हो जाती है। बाढ़ आ जाता है, जिससे बाढ़ में जो है ना बहुत सारे जो है ना घर जो है ध्वस्त हो जाते हैं, ढह जाते हैं। इससे कारण बहुत समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। जो लोग बेघर हो जाते हैं उनको फिर जो है ना वो काफ़ी ऊंचाइयों पर उनको अपना एक आवास बनाना पड़ता है, किसी तरह अपना जीवन गुजर बसर करने को जो है ना विवश हो जाते हैं। इस तरह वर्षा ऋतु के बारे में लिखना है तो वर्षा ऋतु के बारे में कहेंगे कि उपसंहार में लिखना है। उपसंहार के बारे में यहाँ वर्षा ऋतु में लिख सकते हैं कि वर्षा जो ऋतुओं की रानी कही जाती है, वर्षा को समय पर होने के लिए पहले प्रकृति को क्या करना होगा, संतुलित रखना होगा, तभी जाकर क्या होगा, जब पर्यावरण संतुलित होगा उसके बाद वर्षा समय पर होगी, ठीक है। समय पर वर्षा होगी और चारों तरफ जो है खुशी का माहौल होगा। इस तरह वसंत ऋतु के बारे में है तो वसंत ऋतु के बारे में जानेंगे। अब है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। यह जो है वसंत ऋतु में सारे क्या होते हैं, पेड़ पौधे जो ना फलों से लद जाते हैं, खेतों में हरियाली छाई रहती है, और चाहे वह सरसों का फूल हो या मसूर का, सब में क्या आता है, फूल आ जाते हैं। आमों के पौधों में क्या मंजर आ जाते हैं, और कोयल की मीठी जो है ना तान सुनाई देने लगती है। वो बसंत ऋतु काफ़ी उमंग का त्यौहार, बसंत ऋतु जो होता है काफ़ी उमंग भरा ऋतु होता है। इससे बसंत ऋतु से हमें बहुत सारे लाभ हैं, और इसके बाद इसका हम क्या करेंगे, उपसंहार लिखेंगे। इस तरह हम पॉइंट बना कर सबके बारे में हम लिख सकते हैं। एक बात का हमें खास ध्यान रखना है, जिसके बारे में हमको निबंध लिखना है पहले से उसके बारे में कुछ हम जानकारी इकट्ठा करेंगे, और जानकारी इकट्ठा करने के बाद हम अच्छे ढंग से पॉइंट बनाकर ही पैराग्राफ के तौर पर ही निबंध को लिखेंगे। चाहे कोई भी आपका निबंध हो, चाहे वह आतंकवाद हो या होली हो, शराबबंदी हो, वृक्षारोपण हो, नारी शिक्षा हो, कोरोना वायरस हो, या महात्मा गांधी या दहेज प्रथा हो, कोई किसी प्रकार का निबंध लिखने के लिए हमें क्या करना है, पहले उससे संबंधित जानकारी को इकट्ठा करना है। और जानकारी इकट्ठा करने के बाद क्या करना है, फिर से अपने आप को तैयार करेंगे, और तैयार करके जो बिंदु दिया रहता है, भूमिका, परिचय, प्रकार, वर्णन, हानि या लाभ, उपसंहार या अन्य भी इसके पॉइंट हो सकते हैं, उस पर हम क्या करेंगे, निबंध को लिखेंगे। और निबंध को अच्छा से लिखेंगे, सही लिखेंगे, उसमें ज़्यादा जो है ना कटिंग नहीं करेंगे, और बारीकी से लिख करके अच्छे से अच्छे अंक हम प्राप्त
कर सकते हैं। ये आता है आपके एग्ज़ाम में 10 नंबर का, जो श्योर है कि 10 नंबर आपको आएगा ही आएगा अगर आप अच्छे ढंग से निबंध को तैयार करते हैं तो। दूसरा आता है आपका निबंध के तरह ही एक और आता है जो हर एग्ज़ाम में दिया हुआ रहता है और निश्चित है कि ये रहता ही रहता है। पत्र के बाद आता है एक संवाद। पत्र के साथ साथ या तो एग्ज़ाम में आपको पत्र देता है या अथवा में देता है संवाद लिखने के लिए। तो हम संवाद के बारे में भी जानेंगे कि संवाद क्या है, संवाद को हम कैसे लिखेंगे, जिसके बाद जो है ना खासकर जो है ना अब नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर संवाद क्या है, संवाद का मतलब क्या होता है? संवाद का मतलब बातचीत होता है या यूँ कहें तो वार्तालाप होता है। संवाद दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हो सकता है। कहते हैं इसका डिफिनीशन के बारे में कि संवाद जो है ना समजोड़वाद होता है, इसका हम विच्छेद करते हैं तो, और डिफिनीशन इस प्रकार है, परिभाषा इस प्रकार है इसका, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हुए बातचीत को संवाद कहा जाता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हुए बातचीत को संवाद कहा जाता है। और संवाद जैसे कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है, ग्राहक और दुकानदार के बीच संवाद लिखना है, रोगी और डॉक्टर के बीच संवाद आता है एग्जाम में आपके, ठीक है ना। इससे इसी तरह कुछ संवाद आते हैं जिनको आपको देखना कि कैसे अगर संवाद आता है तो हम उसको लिख सकते हैं। जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, पहले हम देखेंगे ग्राहक और दुकानदार के बीच संवाद कैसे लिखें, ठीक है। कैसे लिखे संवाद को, किस ढंग से लिखा जाता है ताकि संवाद जो है ना पूरा का पूरा हम अच्छा ढंग से लिख सकते हैं। चलिए तो हम देखते हैं संवाद को कैसे लिखें। संवाद को लिखने के लिए एक विशेष बात का ध्यान रखना पड़ता है, एक विशेष बात का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि ये जो दिया हुआ है पॉइंट, इसको आप देख लीजिए। हम इधर का साफ कर देते हैं, इधर का साफ करते हैं। थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, आप इस चैनल को लाइक शेयर करें, ठीक है। चलिए तो हम सीखेंगे संवाद के बारे में। संवाद से संबंधित संवाद कैसे लिखा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि हमको ग्राहक और दुकानदार के बीच संवाद लिखना है, ग्राहक और दुकानदार के बीच हमको संवाद लिखना है, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे हम संवाद को लिखते हैं। संवाद को लिखने के लिए पहले क्या करना है, ग्राहक और दुकानदार का जो बिंदु है उसको समझिए। पहले लिखेंगे हम दुकानदार, दुकानदार का पॉइंट लिखाएगा, फिर ग्राहक का पॉइंट लिखाएगा। कम से कम संवाद होता है प्रत्येक जो दिया गया होता है कथन, उसमें से 5 या 4 या 5, ठीक है ना, स्टेटमेंट यानी कथन होता है दोनों व्यक्ति का। जैसे कि यहाँ दुकानदार, बोर्ड पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा, दुकानदार और ग्राहक के बीच में यहाँ पर बातचीत होगी। दुकानदार बोलेगा, ठीक है ना। दुकानदार बोलता है किसी ग्राहक को देखते हुए, ठीक है, नमस्ते नमस्ते जो है ना भाई साहब, नमस्ते भाई साहब, आइए क्या लेना है भाई साहब, आइए क्या लेंगे आप। ग्राहक कहता है नमस्ते नमस्ते, मुझे जो है 2 किलो चावल। तो चलिए हम देखेंगे इसमें से एक को, ग्राहक और दुकानदार के बीच जो संवाद है उसको समझेंगे, उसी आधार पर बाकी संवाद को हम लिखने का प्रयास करेंगे या आप सेल्फ स्टडी द्वारा करेंगे, ठीक है ना। एक आपको पैटर्न बता दिया जा रहा है, इस आधार पर आप तैयारी करेंगे, निश्चित तौर पर, ठीक है ना, आपको लिखने आ ही जाएगा। कह रहा है ग्राहक और दुकानदार के बीच संवाद, यहाँ पर ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो दुकानदार ग्राहक के पास जब जाता है तो कुछ उसका जो है ना अपने शिष्टाचार के नियमों को दिखाता है।
दुकानदार, नमस्ते भाई साहब, आइए आइए, क्या लेंगे आप, बहुत दिन के बाद दिखाई दिए, ठीक है ना। ग्राहक कहता है नमस्ते नमस्ते, मुझे जो है ना 2 किलो चावल दे दीजिए, 2 किलो आटा और 2 किलो दाल दे दीजिए। दुकानदार कहता है ठीक है, मिल जाएगा, बैठिए, ठीक है ना। चाय लेंगे? ग्राहक कहता है नहीं नहीं, रहने दीजिए, केवल बस ये जो सामान हम बोले उसको दे दीजिए। ग्राहक कहता है अच्छा अच्छा, भूल गए, किस भाव से दीजिएगा आप? दुकानदार कहता है बस जिस भाव से आप ले जाते उसी भाव से दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि जो भाव है उसी भाव से आप दीजिएगा। जैसे कि चावल 30 रुपये पर केजी, आटा 50 रुपये पर केजी और दाल 80 रुपये पर केजी का है। जिस भाव से आप ले जाते, आप तो पुराने दुकानदार, आप तो पुराने ग्राहक हैं, ठीक है ना। ग्राहक कहता है बहुत महंगाई हो गया है, अब काफ़ी महंगा बता रहे हैं। दुकानदार कहता है क्या कीजिएगा, लाने और ले जाने में भी खर्च पड़ता है, सब महंगाई तो सबके लिए है ना। ग्राहक कहता है ठीक है, लाइए दे दीजिए। ग्राहक सामान को, दुकानदार सामान को क्या करता है, दे देता है और ग्राहक सामान ले लेता है। धन्यवाद। इस तरह जो है ना ग्राहक और दुकानदार के बीच क्या होता है, संवाद खत्म हो जाता है। वैसे ही हमको रोगी और डॉक्टर के बीच संवाद लिखना है, ठीक है ना। रोगी और डॉक्टर के बीच संवाद लिखना है तो वैसे ही लिखना है। यहाँ पर रोगी लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, डॉक्टर लिखेंगे, फिर रोगी डॉक्टर, इस तरह का उसका एक संवाद होगा। जैसे कि आम भाषा में हम लोग बातचीत करते हैं, सेम वैसे ही लिखना होता है, ठीक है ना। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, अधिक से अधिक आपको अपनी भाषा में प्रयोग करना है। जैसे कि आप बोलते हैं अपने दोस्तों से, वैसे ही वहाँ पर भी संवाद के द्वारा हमको वहाँ पर दिखा देना होता है एक ठीक है। उसका पैटर्न अलग अलग है। जैसे कि इस हिसाब से आजकल जो है ना महंगाई चरम सीमा पर है। हो सकता है कि महंगाई के बारे में आए कि बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए जो है ना दो मित्रों के बीच संवाद लिखिए, ठीक है। तो महंगाई पर आपका जो है ना मुद्दा रहेगा और उस आधार पे आपको क्या लिखना है, संवाद लिखना है। या अभी जो है कोरोना वायरस जो है ना एकदम अपने परचम को लहरा रहा है। कोरोना वायरस के बारे में, कोरोना वायरस जो है ना एक महामारी है, इसके बारे में, इससे कैसे सुरक्षित रहा जाए, ठीक है ना। और सरकार का इस पर क्या पहल है, क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में अपना विचार प्रकट करना है। दो मित्र के बीच में जो बातचीत होता है, ठीक है ना, क्या सही है क्या गलत है, कैसे होना चाहिए कैसे नहीं होना चाहिए, इस पर अपना विचार लिखना होता है, ठीक ना, संवाद में, ठीक है। ये कोरोना वायरस पर आपको महामारी पर संवाद लिखना है। अभी जो है ना मद्य निषेध परिणाम यानी जो शराबबंदी है, इस पर भी आपका जो है ना शराबबंदी पर भी आपको संवाद लिखने के लिए आ सकता है कि शराबबंदी हो गया तो क्या यह समाज के लिए सही है या क्या यह समाज के लिए गलत है। इस पर दो व्यक्तियों के बीच क्या करना है, एक संवाद लिखना है। संवाद यानी बातचीत हो सकता है, राम श्याम मदन सोहन कुछ भी हो सकता है उसका नाम, ठीक है ना। और उस आधार पर हमको संवाद तैयारी करना है। या आपका प्रदूषण पॉइंट हो सकता है, प्रदूषण पर लेकर के दो मित्रों के बीच जो है ना संवाद लिखें कि प्रदूषण इतना बढ़ रहा है, इसको कैसे निजात दिलाया जाए ताकि हमारा पर्यावरण क्या हो, संतुलित हो। इस तरह हमारा क्या होगा, संवाद होगा। या संवाद का पॉइंट और भी हो सकता है जनसंख्या विस्फोट, जो जनसंख्या इतना तेजी से ग्रोथ कर रही है, इतना बढ़ रही है, इसके आधार पर हम कैसे जनसंख्या पर नियंत्रण करें, ठीक है ना। इस पर भी हमारा संवाद हो सकता है। तो संवाद क्या है, एक आम भाषा में लिखना है, जो भाषा में आप जानते हैं। किताबी भाषा का प्रयोग आपको नहीं करना है, जहाँ से जहाँ जितना से जितना अपनी भाषा में प्रयोग करके उसको तैयार करना है, ठीक है। और इस तरह ये आता है आपका, अगर आप ऐसे लिखते हैं संवाद को तो ये 5 नंबर का संवाद आता है। संवाद एग्जाम में 5 नंबर का निश्चित आना ही आना है, ठीक है। निबंध आपका पूछता है 10 नंबर का, निबंध 10 नंबर का आएगा और ये संवाद आपका 5 नंबर का सीओ रहेगा। अगले बार, ठीक है ना, मिलते हैं इसी प्रकार के धमाकेदार जो है आपके क्या पढ़ाई से संबंधित अनेक सारे वीडियो बनाए जाएंगे, ठीक है। बस इतना ही है कि आप अपने दोस्तों से इसको शेयर करें, ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब करें और इस चैनल को और जो है ना आगे बढ़ने के लिए
प्रोत्साहित करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।